हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ प्रबंध की तकनीक, जिसमें उद्देश्य द्वारा प्रबंध। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक है और 1954 में पीटर ड्रकर ने जो है इस विचार का प्रतिपादन किया था और बाद में प्रोफेसर स्लेह ने इसे परिणामों द्वारा प्रबंध के नाम से भी इसको प्रस्तुत किया था। और इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन है। ठीक है, उसमें टेरी के अनुसार क्या है, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रबंध की सफलता बहुत कुछ सीमा तक उद्देश्य के निर्धारण और उनके अनुरूप परिणाम प्राप्त करने पर निर्भर करती है। लक्ष्य केंद्रित प्रबंध ही वास्तविक प्रबंध है। इसका मतलब ये है कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण यानी प्रबंध जो किया जाता है ना, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है ना, और उसको प्राप्त करने के लिए प्रबंध किया जाता है। और प्रबंध की सफलता बहुत कुछ किस सीमा तक उद्देश्यों के निर्धारण पर और परिणाम प्राप्त करने पर निर्भर करती है। और इसके बारे में गुंटर्स डॉर्लिन ने भी कहा है कि स्पष्ट उद्देश्यों के बिना प्रबंध करना एक अव्यवस्थित एवं अल्टप्पू कार्य होता है। यानी कि अगर बिना उद्देश्य के अगर हम प्रबंध करेंगे तो कैसा काम होगा, अव्यवस्थित होगा, अल्टप्पू कार्य जैसे होता है ना वैसा हो जाएगा। ठीक है, साधारण शब्दों में समस्त प्रबंध के कार्य का उद्देश्य अभिमुखी होना ही उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। ये इसका साधारण शब्दों में अर्थ है कि सभी प्रबंध के कार्य का मतलब नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, है ना, नियंत्रण, इन सब कार्यों का उद्देश्य अभिमुखी होना ही क्या कहलाता है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में उद्देश्य द्वारा प्रबंध का निर्धारण करके उनके आधार पर प्रबंध प्रक्रिया करने से है। और इसके बारे में अन्य और विचार हैं जिसमें बताया गया है अन्य शब्दों में, जैसे उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्य को निर्धारित करने, प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व का क्षेत्र अपेक्षित परिणामों के संदर्भ में परिभाषित करने, इसके आधार पर अधीनस्थों द्वारा अपने कार्य की योजना बनाना और अधिकारी द्वारा उनके कार्य की प्रगति और परिणामों का मूल्यांकन करने की एक समयबद्ध व्यवस्थित प्रणाली है। इसमें क्या क्या बताया आपको, देखिए इसमें प्रबंधक और अधीनस्थ दोनों मिलकर क्या करते हैं, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करके प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व निर्धारित करते हैं कि उनका दायित्व क्या होगा और उसी आधार पर अधीनस्थों की कार्य योजना बनाते हैं और जो अधिकारी वर्ग होते हैं ना वो क्या करते हैं, योजना के अनुसार उनके परिणामों का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। और भी विद्वानों के इसमें कथन है जिसमें एनिनी रायक ने क्या कहा है, ये प्रबंध का परिणाम अभिमुखी दर्शन है। यानी कि परिणाम पर जोर देता है, यदि उद्देश्य प्राप्ति पर जोर देता है और जो उपलब्धि और परिणामों पर बल देता है। और भी है, R.A. नूरिस ने भी कहा है, कास्ट डी रोजेंसन ने भी कहा है। और अब हम इसका निष्कर्ष बता देंगे आपको। उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक और अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत, विभागीय एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और फिर उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंध की क्रियाओं का संचालन करते हैं, जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके और व्यक्ति, संगठन और पर्यावरण में एकीकरण स्थापित किया जा सके। निष्कर्ष समझ में आया होगा। निष्कर्ष में भी वही बातें बताई गई है आपकी कि इसमें प्रबंधक और अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से क्या करते हैं, संस्थागत मतलब संस्था का उद्देश्य, विभागीय अलग अलग विभागों का उद्देश्य है, व्यक्तियों का उद्देश्य निर्धारित करते हैं, फिर उनको प्राप्त करने के लिए प्रबंध की क्रियाओं का संचालन करते हैं ताकि संसाधनों का अच्छे से उपयोग हो सके और व्यक्ति, संगठन और पर्यावरण में क्या हो सके, एकीकरण स्थापित हो सके। ये था इसका निष्कर्ष। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी संबंधित है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति का पहला पॉइंट है, ये एक कार्यात्मक अवधारणा है जो कि उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को अत्यंत महत्व देती है। यानी कि जिसमें इस विचारधारा में क्या होता है कि जो उद्देश्य निर्धारण की जो प्रोसेस है ना उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दूसरा, ये अवधारणा उद्देश्य के निर्धारण की प्रक्रिया पर जोर देती है, न कि उसके क्रियान्वयन के साधनों पर। यानी कि उद्देश्य निर्धारण की प्रोसेस क्या होगी इसके बारे में ये जोर देती है, न कि उसका क्रियान्वयन किन किन साधनों से होता है इस पर नहीं। ठीक है, ये परिणामोमुखी विचारधारा है, यानी परिणामों पर आधारित विचारधारा है।
चौथा, ये विचारधारा सहभागिता के विचार पर आधारित है, जो ये मानती है कि लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। यानी कि इस विचारधारा का मानना है कि जो लोग उद्देश्य निर्धारित करते हैं ना, तो उसी को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रतिबद्ध होते हैं। अब उद्देश्य द्वारा प्रबंधन के लाभ भी या गुण क्या है, इसमें भी अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आता है संस्था को क्या लाभ होता है। इसके पहला है श्रेष्ठ प्रबंधन। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की प्रणाली से प्रबंधन की कौशल और निष्पादन में सुधार होता है। इससे प्रणाली को अपनाने से प्रबंधक अपने संगठन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। प्रबंध श्रेष्ठ प्रबंध होता है ना, अच्छे से प्रबंध होता है, जिससे क्या होता है, कुशलता भी बढ़ती है, निष्पादन भी बढ़ता है ना, और इससे हम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है श्रेष्ठ नियोजन। उद्देश्य के निर्धारण से योजनाओं का निर्माण और उत्तरदायित्व का निर्धारण करना आसान हो जाता है नहीं, यानी कि जब हम उद्देश्य निर्धारित कर देते हैं तो उसके हिसाब से योजनाएं अच्छे से बन जाती हैं। तीसरा है संगठन की स्पष्टता। इस प्रणाली से संगठनात्मक भूमिकाओं, संरचनाओं, सत्ता, दायित्व, कार्य, भारापण आदि सब की स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। यानी कि संस्था के अंदर या संगठन के अंदर जो सारी चीज़ें ना, ये संरचना कैसी होगी, अधिकार क्या होंगे, दायित्व क्या होंगे, इन सब के बारे में क्लियर हो जाती हैं। चौथा है वचनबद्ध निष्पादन। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन कर्मचारियों में कार्य उद्देश्य के प्रति एक प्रतिबद्धता उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी के समक्ष अपने लक्ष्य होते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है। यानी कि सबके सामने लक्ष्य होते हैं, चाहे व्यक्ति हो, संस्था हो, विभाग हो, सबके सामने अपने अपने लक्ष्य होते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करते हैं। पांचवा है प्रभावी नियंत्रण। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन के कारण कर्मचारी लक्ष्यों, योजनाओं, कार्यकलापों, कार्य प्रगति आदि पर क्या कर सकते हैं, हम प्रभावी नियंत्रण भी स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है, पहला तो हमने संस्था को क्या लाभ होते हैं वो पढ़े थे। अब दूसरा है उच्च प्रबंधकों को क्या लाभ होते हैं ना, जो उच्च प्रबंधक होते हैं उनको क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला है अधीनस्थों का मार्गदर्शन करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। आसानी से, क्योंकि उद्देश्य का निर्धारण हो जाता है तो मार्गदर्शन भी आसानी से हो जाता है। दूसरा, अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन का भी उचित आधार मिल जाता है। यानी कि जो उद्देश्य का निर्धारण होता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो अधीनस्थ कार्य करते हैं उनका कैसे मूल्यांकन किया, उसके लिए भी एक आधार मिल जाता है। तीसरा, अधीनस्थों को आसानी से अभिप्रेरित भी किया जा सकता है। उनको बता दिया जाता है कि आपको क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, जिससे वो आपको क्या मिलेगा, जो भी है उनको अभिप्रेरित करने की टेक्निक भी अपनाई जा सकती है। चौथा, विभागों और कर्मचारियों के मध्य समन्वय आसान हो जाता है। तीसरा मेन पॉइंट आता है अधीनस्थों को क्या लाभ होते हैं। उसमें पहला पॉइंट है कर्मचारियों को अपने लक्ष्य का जो है ज्ञान हो जाता है, ताकि उसकी प्राप्ति के लिए सरल हो जाती है ना। कर्मचारी को पता रहता है कि मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या करना है, उसको उसकी बात का जानकारी हो जाती है। दूसरा है कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है और निराशा क्या होती है, समाप्त होती है। काम के प्रति संतुष्टि बढ़ती है इससे, और निराशा की जो भावना होती है वो समाप्त होती है। तीसरा, अधीनस्थ अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। उनको पता है कि मेरे सामने क्या लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, तो वो अधिक प्रेरित होते हैं। चौथा है वे अपने अधिकारियों की अपेक्षाओं को भली प्रकार से समझ भी सकते हैं। और अगला है वरिष्ठ प्रबंधकों से निरंतर संपर्क बना रहने के कारण जिनमें भ्रांतियाँ या डाउट्स जो है उत्पन्न नहीं होते हैं, और व्यक्तिगत पहलपन और क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से इसके लाभ या गुण, इसके 3 टॉपिक थे, संस्था को लाभ, उच्च प्रबंधकों को लाभ, अधीनस्थों को लाभ। अब इसका अगला टॉपिक आता है उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की सीमाएँ या कमियाँ। सबसे पहला पॉइंट आता है उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई। उद्देश्य द्वारा प्रबंधन का आधार उद्देश्य या तत्व होते हैं, ठीक है ना, किंतु यथार्थपूर्ण और सत्यापनीय उद्देश्यों के निर्धारण में बहुत कठिनाई आती है। भावी अनिश्चितता, पूर्वानुमान की कमी, गतिशील वातावरण, सरकारी नीतियाँ, उद्देश्य का अंतर्गत वर्णन आदि घटकों के कारण उद्देश्य निर्धारण का कार्य क्या है, आसान नहीं है। कहने का मतलब है जब हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो हमारे सामने कई जो है स्थितियाँ उत्पन्न होती है। जैसे मान लो भविष्य की अनिश्चितता तो है ही है, भविष्य में क्या होगा इसका पता नहीं आपको। पूर्वानुमान आप लगाने में कठिनाई भी होती है। गतिशील वातावरण, बदलता हुआ वातावरण है, सरकार की पॉलिसियाँ बदलती रहती है ना। इस प्रकार से उद्देश्य को निर्धारण करने में ही बहुत प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आती है। तो ये इसका पहली सीमा। दूसरा है संतुलन की समस्या। अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों के सामंजस्य और संतुलन स्थापित करना भी उद्देश्य द्वारा प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण समस्या है। यानी कि जो उद्देश्य निर्धारित किया था ना, वो अल्पकालीन समय के लिए भी होते हैं और दीर्घकालीन समय के लिए होते हैं, लेकिन दोनों में तालमेल बिठाना ये भी एक बड़ी बड़ी समस्या है, ठीक है ना, प्रबंधकों के लिए। तीसरा, बेलोचता में की कठिनाई। कई बार क्या होता है नीतियाँ
प्राथमिकताएं दशाओं में तेजी से परिवर्तन होने के बाद उनके अनुरूप उद्देश्यों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए वातावरण में क्या होता है, परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आज राजनीतिक वातावरण है, वैधानिक वातावरण है, आर्थिक है, सामाजिक है, बदलते रहते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अपने उद्देश्य जो हमने पहले निर्धारित किया है उसमें परिवर्तन करना क्या होता है, संभव नहीं होता है। फलतः कर्मचारी अवास्तविक उद्देश्यों का ही अनुसरण, जो पहले उद्देश्य निर्धारित कर दिए थे उसी का ही वो अनुसरण करते हैं, क्योंकि नए वो कुछ कर नहीं सकते, परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। और कुछ ऐसी स्थिति में क्या है, कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं जो अर्थहीन हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता है। इसके अन्य दोष देखिए, उच्च प्रबंधकों की सहभागिता एवं सहयोग का अभाव। कई बार क्या होते हैं, उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, उच्च प्रबंधक में ज़्यादा सहभागी नहीं होते, हेल्प नहीं करते अपने अधीनस्थों को, सहयोग की भावना का अभाव रहता है। दूसरा, अधीनस्थों पर अधिक समय का दबाव बढ़ जाना, प्राथमिकताएं तय न होना। यानी कई बार क्या है, अधीनस्थों में अत्यधिक समय का दबाव बढ़ जाना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको से काम लिया जाता है ना, उन प्राथमिकताएं तो नहीं होती, काम उनका बढ़ा दिया जाता है ना, तो इसलिए प्रकार से उनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। और अधीनस्थों को उचित रूप से अभिप्रेरित न किया जाना, उचित पुरस्कार और मान्यता का अभाव होना। कई बार क्या है, अधीनस्थों को सब बता दिया जाता है कि उद्देश्य क्या होगा, कैसे तुम्हें प्राप्त करना है सब, लेकिन उनको अभिप्रेरित नहीं किया जाता है। अभिप्रेरित का मतलब ये होता है कि उनको भी आप ये लक्ष्य प्राप्त करोगे तो आपको क्या पुरस्कार मिलेगा, है ना, क्या सम्मान मिलेगा, इस बारे में उनको जानकारी नहीं दी जाती। नेक्स्ट है, वरिष्ठ प्रबंधक और अधीनस्थों के बीच में व्यक्तिगत संघर्ष का पाया जाना, यानी कि आपस में मतभेद होना। बड़े जो उच्च प्रबंधक होते हैं ना और अधीनस्थ उनके बीच में संघर्ष। पांचवा है, प्रबंधकों में कार्यक्रम के प्रति सच्ची निष्ठा का अभाव। प्रबंधकों में कार्यक्रम जो बनाया जाता है ना, जो उसके प्रति सच्ची निष्ठा नहीं होती उसको प्राप्त करने के लिए। कुछ विद्वानों के अनुसार उद्देश्य प्रबंध में अत्यधिक समय खर्च होता है, यानी कि इसका जो प्लान होता है ना उसमें समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है। सातवां, उद्देश्य और प्रबंध का मुख्य जोर परिणामों पर है, अतः इसके संबंध में लक्ष्य निर्धारक को औचित्य सिद्ध कर सकते हैं वाली कहावत लागू हो जाते हैं। फलते परिणाम प्राप्ति के लिए कर्मचारी गलत साधनों को भी अपनाने लगते हैं। कहने का मतलब है इसमें उद्देश्य निर्धारित कर दिया जाता है, फिर उनको प्राप्त करने के पर जोर ज़्यादा दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी जो है गलत साधनों, गलत तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे मैं कैसे भी करूँ, कौन से तरीके से भी करूँ। तो इससे क्या होता है कि गलत तरीकों को भी इस्तेमाल वो करने लगते हैं। आठवां पॉइंट है, ये दीर्घकालीन नियोजन की उपेक्षा कर अल्पकालीन लक्ष्यों पर अधिक बलती है। यानी उद्देश्य द्वारा प्रबंध जो है ना, दीर्घकालीन प्लान जो होते हैं दीर्घकाल समय के लिए उसको ज़्यादा महत्व नहीं देती है, बल्कि जो अल्पकालीन समय यानी 1 वर्ष के अंदर अंदर जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना उस पर ज़्यादा जोर देती है। ठीक है, ये इसकी कमियां या सीमाएं कहूँ जो आपको मैंने बताई, समझ में आई होगी। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के बारे में जो बातें बताई गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपवाद द्वारा प्रबंध, जो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।